विसर्ग संधि का अगला संधि है उत्व संधि। उत्व संधि के अंतर्गत दो सूत्र आते हैं। पहला है अतोरो रपलो दालुप्ते और दूसरा है हस च। तो प्रथम सूत्र देखिए आपका अतोरो रपलो दा लुप्ते। अतोरो रपलो दा लुप्ते। अब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो आपका आ जाएगा अतः धन रो धन अप्लुताद अप्लुतात धन अप्लुते। तो इसका संधि यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो अतो अतः रो रप्लुतात अप्लुते। अब इसका संधि कर देंगे तो हो जाएगा अतोरो रप्लुताद प्लुते और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अतः रो अप्लुतात अप्लुता। गलत हो गया, अप्लुतात न होगा यहाँ पर, अप्लुतात अप्लुते। इसका यह भाव है कि यदि विसर्ग से पहले या बाद, विसर्ग से पहले या बाद, यानी कहने का मतलब कि जो जिस शब्द में विसर्ग लगा है उसमें भी और जिस विसर्ग के बाद जो शब्द आया है उसमें भी ओ हो। क्या हो? ओ हो। यदि विसर्ग के पहले या बाद, पहले या बाद ओ हो। क्या हो? ओ हो। और तो इस विसर्ग का रू हो जाता है, तो विसर्ग का रू हो जाता है और इस रू में र का लोप हो जाता है, यानी रू में र का लोप हो जाता है और शेष ऊ बच जाता है। और अ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है तथा विसर्ग के बाद आने वाले विसर्ग के बाद आने वाले अ का पूर्व रूप हो जाता है, अ का पूर्व रूप हो जाता है। अब इसको समझिए विधिवत। यदि आपका यह पहला शब्द है और यह आपका दूसरा शब्द है, पहला शब्द में विसर्ग होगा लेकिन उस विसर्ग के साथ जो वर्ण होगा वह अकारांत होगा, यानी उसमें अ की मात्रा होगी। यहाँ पर विसर्ग होगा लेकिन विसर्ग के पहले अकारांत
यानी अ की मात्रा वाला वर्ण होगा। अ की मात्रा वाला वर्ण होगा तो इस विसर्ग का रू हो जाएगा और रू में र कैंसिल होकर के बच जाएगा आपका ऊ, यानी बच जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊ। और अ के बाद जब ऊ आ जाता है तो अ और ऊ मिलकर के क्या हो जाता है ओ। गुण संधि बताती है कि अ और ऊ मिलकर के क्या हो जाता है ओ। और विसर्ग संधि अरे जब ओ हो जाएगा तो पूर्व रूप संधि के अनुसार, यानी पूर्व रूप संधि यहां पर आ जाएगी, यानी इस अ का पूर्व रूप हो जाएगा। अर्थात कहने का यह मतलब कि पूर्व रूप संधि यह बताती है कि यदि ए या ओ के बाद यदि अ आता है तो अ का पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात अंग्रेजी में यस हो जाता है। अब इसको उदाहरण के अनुसार समझिए, तब आप विधिवत समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण है पहला नृपः। क्या है नृपः, और दूसरा शब्द है अहम। क्या है म। अब देखिए नृपः में शब्द में क्या है, विसर्ग के पहले अ है। क्या है अ। तो और इस विसर्ग के बाद भी क्या है आपका अ, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा रू। क्या हो जाएगा रू। तो यह हो जाएगा नृपः धन रू धन अहम। यानी कहने का मतलब कि इस विसर्ग का क्या हो गया रू, और इस रू में र हट गया तो क्या हो गया नृप धन ऊ धन अहम। क्या हो गया नृप धन ऊ धन अहम। समझ रहे हैं कि यहाँ नृपा है और नृपा के बाद अहम है, यानी प जो है आपका अक्रांत है और अक्रांत के बाद आपका विसर्ग है और इसके बाद इस विसर्ग के बाद अ आया है तो इस विसर्ग का रू हो जाएगा और बाद में इस रू में र का लोप हो जाएगा और बच जाएगा क्या ऊ। तो क्या हो गया नृप धन ऊ धन अहम। अब यहाँ देखिए नृप में अ है, इस अ के बाद ऊ आया है तो गुण संधि के अनुसार यह अ और यह ऊ मिल करके ओ हो जाएगा। नृप धन ओ धन अहम। तो यह क्या बन गया आपका नृपो। क्या बन गया नृपो धन अहम। तो क्या बन गया नृपो धन अहम। अब पूर्व रूप संधि के अनुसार ए और ओ के बाद केवल अ आ जाता है तो अ का पूर्व रूप बन जाता है, यानी यह हो जाएगा नृपो अहम। तो क्या हो जाएगा नृपो अहम। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण पर समझिए। यह हो गया बालकः अयम्। इस को में अ की मात्रा है और यहाँ पर भी अ आया है तो इस विसर्ग का क्या होगा रू। क्या हो जाएगा रू। बालक धन ऊ नहीं धन रू धन अयम्, और इस रू का में र का लोप हो जाएगा
तो यह होगा बालक धन उ धन आयम। समझ रहे हैं? अब इस क का अ और ओ मिलकर के हो जाएगा ओ। क्या होगा? ओ। या बालक धन ओ धन आयम, यानी बालक में ओ की मात्रा लग जाएगी और हो जाएगा आयम। तो क्या हो गया? बालको धन आयम। और पूर्व रूप संधि के अनुसार इस अ का पूर्व रूप हो जाएगा, अर्थात अ की जगह पर अंग्रेजी में यस लिख देंगे तो यह हो जाएगा बालको आयम। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे होता है। वैसे एक उदाहरण और देख लीजिए। एक और उदाहरण देख लीजिए। शिवः अहम। अब देखिए, विसर्ग के पहले अ, व में किसका मात्रा है? अ, और इसके बाद क्या आ गया है? अ। तो इस विसर्ग का क्या होगा? रू। क्या होगा? शिव धन रू धन अहम। इस रू में र का लोप हो जाएगा तो बच हो जाएगा आपका शिव धन उ धन अहम। अब यहाँ पर अ है और अ के बाद उ आ गया है, तो गुण संधि के अनुसार अ और ओ मिलकर के ओ हो जाएगा। यह हो जाएगा शिवो धन अहम। और यहाँ पर पूर्व रूप संधि के अनुसार आपका इस अ का पूर्व रूप हो जाएगा, तो यह हो गया शिवो अहम। ये तो आपका नियम के अनुसार है, यानी ये आपका नियम के अनुसार है। और इसका ट्रिक है शॉर्ट में समझना कि यदि आपका विसर्ग के पहले अक्रांत वर्ण हो और उसके बाद अ हो, तो सीधे आप विसर्ग का जगह पर ओ की मात्रा लगा दें और अ को अंग्रेजी में यस लिख दें। यानी सीधे इस विसर्ग के बाद जैसे आपका है शिवः धन अहम है, तो आंख मूंद करके इस विसर्ग की जगह पर ओ की मात्रा लगा देंगे और इस अ का अंग्रेजी में यस लिख देंगे। तो यह एक आपका ट्रिक है समझने के लिए, लेकिन वास्तविक संधि का जो हमने नियम बताया है यही होना चाहिए। जानकारी तो ऐसे ही होनी चाहिए, लेकिन ट्रिक के अनुसार आप ऐसे समझ लीजिए। यदि विसर्ग के पहले अकारांत है यानी अ है और इसके बाद अ है, तो इस विसर्ग के जगह पर विसर्ग में यानी वो में ओ की मात्रा लगा दीजिए और अ को अंग्रेजी में यस लिख दीजिए। यह उत्व संधि के अनुसार है। और उत्व संधि का वह पहला नियम अतोरो रपलोता दपलुते सूत्र के अनुसार। लेकिन जो मैंने ट्रिक बताया है अभी, यह नियम नहीं है। यह एक शॉर्ट में समझने का नियम है, लेकिन यह नियम नहीं है। नियम तो ऐसे ही है कि शिव धन अहम में विसर्ग का रू होगा, रू में र का लोप हो करके उ हो जाएगा और यह उ और व मिल करके ओ होगा और पूर्व रूप संधि के अनुसार इस अ का पूर्व रूप हो जाएगा। लेकिन ट्रिक के अनुसार आप ऐसे लिख सकते हैं कि यदि विसर्ग के पहले अक्रांत हो, निस्यो धन अहम हो, तो व पर ओ की मात्रा लगा दीजिए और अ को अंग्रेजी में यस लगा दीजिए। तो यह आपका अतोरो रपलो दालुपते सूत्र के अनुसार यह नियम है। दूसरा नियम है, कितना हो गया? अच्छा, हो जाए। दूसरा नियम है